हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी इसके पहले वाली क्लास में हम लोग डिस्कस किया था प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण। ठीक है। अब आते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों का महत्व क्या है या वनों का महत्व क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर को हम लोग जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या हम लोग को किस पे फोकस करना है, वो भी हम लोग देख लिया। महत्व क्या क्या वनस्पतियों की है या वनों का क्या महत्व है, उस पे वनों पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि चैप्टर में प्राकृतिक वनस्पतियां हैं नाम दिया हुआ है सिलेबस में, बट वन ही उसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, एक तो क्या होता है, वन जो है उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे दिया सलाई उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है। ठीक है। तो कच्चा माल कहाँ से आएगा, वनों से ही तो मिलेगा। तो एक तो वन जो है कच्चा माल, फर्नीचर उद्योग है, उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा, वनों से ही आएगा। ठीक है। फिर बाकी जितने भी उद्योग हैं, जैसे आपका लाख उद्योग हो गया, ठीक है, गोंद उद्योग हो गया, कपूर बनाते हैं हम लोग, या बाकी कई जड़ी बूटी बनाते हैं, उसका कहाँ से आएगा, ये वनों से ही आएगा। जैसे तेंदुपत्ता है जो बीड़ी बनाने के उपयोग में, भारत में कुटीर उद्योग के रूप में बीड़ी का बहुत योगदान है, बीड़ी बनाना। ठीक है। फिर जो हम लोग ये दोने जो खाते हैं, प्लेट खाते हैं, अब तो ज्यादा सिंथेटिक आ रही है आर्टिफिशियल तरीके से। पहले क्या होता था, ये पत्तों से, पलाश के पत्तों से या इस तरह के पत्तों से बनाई जाती थी। फिर कत्था है जो हम लोग पान में खाते हैं, इन सब चीजों कहाँ से उपज आते हैं, ये वनों से ही आते हैं। तो ये भी वनों से ही मिलते हैं। ठीक है। जो औषधियां हैं, जो हर्ब्स हैं, ये भी कहाँ से मिलती है, वनों से ही मिलती है। ठीक है। और हर्ब्स में देखते हैं कि पूरे भारत में हर्ब जो है या औषधियां हैं, वो भारत इनमें बहुत इनरिच है, और भारत में प्रत्येक प्रकार की बीमारियों का जो निदान है वो इन औषधियों से ही किया जाता है। और अब तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हर्बल्स के या हर्ब्स के आधार पर अपना मार्केटिंग कर रही है कि मैं फला प्रोडक्ट जो है वो प्राकृतिक वनस्पतियों से या औषधियों से बनाया हुआ है, इसमें कोई रासायनिक तत्व तो मिला नहीं है। ये बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है, तो दावा भी कर रही है ये। ठीक है। फिर क्या है कि इन वनों का महत्व क्या है कि पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत महत्व है। जाहिर सी बात है कि अगर वन है तो पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, पर्यावरण की स्वच्छता रहेगी। और वन नहीं है, वृक्ष नहीं है, वनस्पतियां नहीं है, तो पर्यावरण प्रदूषण या पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पारिस्थितिकी असंतुलन का मतलब होता है कि जो भी जैविक तत्व हैं या भौतिक तत्व हैं, ये जो संतुलन स्थापित किए हैं, जो चक्रण चल रहा है, चक्रण किसका चल रहा है, पदार्थ का, ऊर्जा का चक्रण चल रहा है, वो निश्चित रूप से हो रहा है। इनपुट्स हो रहा है सिस्टम में, फिर आउटपुट हो रहा है, सिस्टम रन कर रहा है सही से। अगर वनस्पतियों को काट दिया जाएगा तो प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, या पर्यावरणीय प्रदूषण या पर्यावरण असंतुलन की स्थिति देखी जाएगी। फिर क्या है, पर्यटन बहुत बड़ा देखते हैं हम लोग। जाहिर सी बात है कि हम अगर कहीं पर्यटन करने चाहते हैं या टूर करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम नेचुरल साइट्स को देखने जाएंगे जहाँ पे वन हो, वृक्ष हो, नेशनल पार्क हो गया, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, या बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, तो हम, या वन हो गए, या पार्क में भी जाते हैं तो क्या, जैसे कोई पार्क बनाया हो, वहाँ पे वनस्पतियां ही नहीं रहेंगी तो वो पार्क पार्क दिखाई देगा आपको, नहीं दिखाई देगा। तो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा योगदान है। अब पर्यटन है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दो तरह के लोग पाए जाएंगे, एक विजिटर होंगे और एक एक गेस्ट होगा, एक होस्ट होगा। तो जो विजिटर है वो पैसा खर्च करने को तैयार होगा, और जो होस्ट है वो सेवा और वस्तु के बदले पैसा प्राप्त करना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और जानते हैं आज के समय में जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो सबसे बड़े इंडस्ट्री के रूप में उभरी है, और जितना अच्छे से हम सेवा और सर्विस प्रोवाइड कराएंगे उतना अच्छा यहाँ ग्रो के चांसेस बढ़ेंगे। कहा जाता है कि जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसमें जो टूरिस्ट होता है वो दिल खोल के पैसा खर्च करने को तैयार होता है, क्योंकि वो घूमने एंजॉय करने ही आया हुआ है। ठीक है। अगर उसको उस हिसाब से सर्विस मिलेगी, सर्विस में क्या होगा, जैसे फूडिंग हो गई, लॉजिंग हो गई, ट्रैवलिंग हो गई, ये सर्विस है। ठीक है। वस्तु क्या हो गया, जैसे कुछ वहां का इंटीक चीज मिल गया उसको लेना चाहेगा, तो ये सब चीज अगर सही है तो वो अच्छा खासा पैसा खर्च करेगा, और उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो स्थानीय समुदाय है, जो गाइड है, या जो ट्रैवल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, या जो ऑनलाइन के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा। ये जो वृक्ष होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, ये आर्द्रता ग्राही का कार्य करती है। जैसे कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो अमेजॉन वर्षा वन है, या जो कहा जाता है कि सदाबहार वनस्पतियां होती हैं, जो अगर सदाबहार वनस्पति औसत रूप से कोई वृक्ष है, अगर सदाबहार वनस्पति, या कहा जाए कि अमेजॉन वर्षा वन का कोई औसत रूप से ग्रो करने वाला वृक्ष है, मतलब उसकी हाइट ठीक ठाक है, तो वर्ष में क्या करेगा कि वर्ष में ये वृक्ष लगभग 2200 से
2400 लीटर पानी को क्या करेगा, इवापोरेट करेगा, यानी कि भाप बनाकर वायुमंडल में भेजेगा। और वहीं कोई पर्णपाती क्षेत्र का वन है, जैसे कि हमारे ये गंगा का मैदान है, उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों में पाए जाने वाला वृक्ष है, और ये भी औसत रूप से ग्रो किया हुआ है, तो ये कितना करेगा, 1200 लीटर के आसपास ये पानी को इवापोरेट करेगा। जाहिर सी बात है कि एक माना जाता है और ये वैज्ञानिक सत्य है कि जहां पर वृक्ष अधिक होंगे वहां पर वर्षा अधिक होगी, और जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर वृक्ष अधिक होंगे। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि ये बादलों का निर्माण करते हैं और वर्षा को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इस रूप में तो काम करते ही आर्द्रता ग्राही के रूप में। दूसरी बात कि ये वहां के वायुमंडल में हमेशा आर्द्रता को बनाए रखते हैं, जिससे बादलों का निर्माण भी होता रहता है। फिर क्या है, कार्बन चक्रण में इनका सहयोग बहुत होता है। कार्बन चक्रण में क्या होता है, जैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं ये, ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, अपने तना अपने पत्तियों में संचित कर लेते हैं, फिर उसका भक्षण करते हैं बाकी जीव, तो उन जीवों के जीव में शरीर में चला जाता है, फिर वो जीव जब मर जाते हैं या श्वसन करते हैं तो फिर उस कार्बन को रिलीज करते हैं। तो ये कार्बन चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वृक्ष, ठीक है। फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अब देखिए आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, वैश्विक उष्मन क्यों हो रहा है, माना जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका सांद्रण हमारे वायुमंडल में लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना घट रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की घटना के कारण क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो वृक्ष है ना, ये जो वनस्पतियां हैं, ये क्या करती है, सूर्यातप की उपस्थिति में, मतलब सनलाइट की अवेलेबिलिटी या उसमें कंडीशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है, अब प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाती है। तो ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, अवशोषित करती है। तो जब वनस्पतियां अच्छी खासी मात्रा में होंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण वायुमंडल में नहीं बढ़ेगा, और इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लिमिटेड रहेगी, और वैश्विक उष्मन जैसी जो समस्या है वो कम दुष्प्रभावी होगी। फिर क्या करते हैं ये मृदा संरक्षण करते हैं। अब मृदा संरक्षण कैसे करते हैं, तो इसके पहले एक चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को रोकने के लिए, संरक्षित करने के उपायों में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा हमको क्या करना पड़ेगा, या तो फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा, या वन रोपण करना पड़ेगा, या रिफॉरेस्टन, ठीक है, पुनः वन रोपण करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि मृदा का कटाव रुकेगा। दूसरा कि अगर कहीं पे वनस्पति है तो यहां पर डायरेक्ट सनलाइट क्या होगी, धरातल पे नहीं पड़ेगी, ये वृक्षों पे पड़ेगी। तो ये वृक्षों की छाया में जो मृदा है ये क्या होगी, ये संरक्षित रहेगी। कैसे संरक्षित रहेगी, जैसे देखिए ग्रीष्म काल में हम लोग देखते हैं कि जब गर्मी का समय हम लोग यहाँ बहुत अब शुरू ही हो गया है, मार्च अप्रैल, आप देखेंगे अप्रैल मई में सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट धरती पे पड़ती है, मृदा पे पड़ती है, तो मृदा क्या हो जाती है, एकदम बिल्कुल जलने लगती है, ठीक है, वो तप्त हो जाती है, और वो एकदम उसकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है, वो शुष्क हो जाती है, तो उसकी उर्वरता शक्ति भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये वृक्ष क्या करते हैं कि मृदा संरक्षण या मृदा संरक्षण को बढ़ाते हैं और मृदा अपरदन को कम करते हैं। साथ में जो ये वनस्पतियां हैं ये मृदा को क्या करती है कि एक कवर के रूप में कार्य करती है, जिससे मृदा की जड़, ये वनस्पतियों की जड़ मृदा को क्या करता है, बांध के रखता है, ठीक है। तो ये मृदा संरक्षण का भी काम वनस्पतियां करती हैं। फिर इसके बाद देखेंगे भौम जल स्तर में वृद्धि करती है। भौम जल स्तर में वृद्धि करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है और यहाँ पे कोई वृक्ष है, तो ये बारिश का पानी डायरेक्ट धरातल पे नहीं आएगा, तो स्प्लैश जो होता था छप छप अपर्दन वो नहीं होगा, अब इस वृक्ष पे आएगा पानी, तो यहाँ से धीरे धीरे तनों के माध्यम से इस तरह से होता हुआ इस धरातल पे चला जाएगा। तो ये वनस्पतियां क्या करेंगी, ये वनस्पतियां वर्षा जलों को रोकेंगी और उनके प्रवाह को भी क्या करेंगी, जो रन ऑफ वाटर है इसके प्रवाह की वेलोसिटी को भी या प्रवाह गति को क्या करेंगी, कम करेंगी, और तब तक रिस रिस के जाने का अवसर मिल जाएगा। तो ये जो जल है वर्षा का जल, इसकी वेलोसिटी कम होगी तो ये पादप के माध्यम से क्या करेगा, रिस रिस के भौम जल में जाएगा या अंडरग्राउंड वाटर को क्या करेगा, रिचार्ज करेगा। तो इससे भौम जल स्तर में क्या होगा, वृद्धि होगी। और फिर वही बात कि अगर यहाँ पे वृक्ष है और इसकी वनस्पतियां इस तरह से, इसकी तना इस तरह से फैला हुआ है, तो डायरेक्ट सनलाइट क्या होगा, धरातल पे नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट सनलाइट धरातल पे नहीं पड़ेगा तो यहाँ जो मृदा की आर्द्रता है वो क्या रहेगी, वो संरक्षित रहेगी, बनी रहेगी।
तो मृदा की आर्द्रता संरक्षित रहेगी, तो इस संरक्षण के कारण मृदा में जो सॉइल सॉल्यूशन है या मृदा जो घोल है वो अच्छा रहेगा और भौम जल स्तर नष्ट नहीं होगा। साथ में आप देखेंगे ना कि जो भारत में एक बहुत बड़ी समस्या देखी जा रही है, मृदा का सैलिनेशन, या जो कहा जाता है कि मृदा का लवणीकरण हो रहा है। उसमें क्या होता है कि यहाँ से, जैसे यहाँ से इवापोरेशन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से भाप बन के पानी उड़ रहा है, तो यहाँ से नीचे की तरफ से वह जल क्या होगा, ऊपर की तरफ कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आएगा, और इस जल में क्या है, बहुत से पोषक तत्व, इसमें लवण के, कैल्शियम कार्बोनेट की भी मात्रा है। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ की मृदा शुष्क हो रही है, तो नीचे से कैपिलरी एक्शन, केशिका कर्षण के कारण जल नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, और जब ऊपर की तरफ आएगा तो उस जल के साथ बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, घुलनशील पदार्थ है, वो यहाँ धरातल पर आएगा। अब यहाँ धरातल पर जो जल आया है ये तो वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाएगा भाप बन के, लेकिन इसके साथ जो कण आया है, जो कैल्शियम कार्बोनेट या बाकी इस तरह की चीजों का कण आया है, वो सतह पर क्या होता जाएगा, जमता जाएगा। तो सतह पे जमता जाएगा तो मृदा की गुणवत्ता क्या हो गई, दुष्प्रभावित हो गई। कैल्शियम कार्बोनेट की जमने के कारण क्या हो गई, मृदा लवणी हो गई। फिर क्या हो गया, ये वृक्ष क्या करते हैं, मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। अब कैसे करते हैं कि मान लीजिए ये वृक्ष है, इसकी पत्तियां टूटकर जमीन पर गिरेंगी, इसकी टहनियां जो जमीन पर गिरेंगी, या इस पे बहुत से ऐसे जीव जंतु बैठेंगे, वो बीट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि मृदा में पोषक तत्वों की क्या होगी, वृद्धि होगी कि नहीं होगी, डिकम्पोजिशन होगा। भाई पत्तियां गिरी धरातल पे, टहनियां गिरी धरातल पे, बाकी जो जीव जंतुओं ने यहाँ पे मल मूत्र किया है उसका डिकम्पोजिशन होगा, तो पोषक तत्व मृदा में क्या होंगी, बढ़ते जाएंगे। इन पोषक तत्वों की मृदा में क्या हो जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। ठीक है। फिर देखेंगे कि वन्य जीवों का वास स्थान है। जाहिर सी बात है कि वनस्पतियां होंगी, वन होंगे, झाड़ियां होंगी, तो बहुत से जीव जंतु हैं, वो क्या करेंगे, इसमें वास करेंगे, इसमें निवास करेंगे। तो हम लोग इसको देखा ही है कि इसको तो बहुत पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि जीव कहाँ रहते हैं, वनों में रहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। बहुत सी भारत की जो जनजातियां हैं, या जो भारत की जो प्रिमिटिव्स हैं, जनजातियां हैं, वो वनों में ही रहती हैं। तो जाहिर सी बात है कि वन उनके लिए क्या है, फर्स्ट आश्रय स्थल है, या फर्स्ट सेंटर्स है, या उनके आश्रय स्थल के रूप में, प्राथमिक आश्रय स्थल के रूप में है। तो ये जो बहुत से भारत की जनजातियां हैं वो वनों में ही रहती हैं, दूर दराज के एरिया में रहती हैं, तो वन ही उनके लिए क्या है, आश्रय स्थल के रूप में है। ठीक है। अब प्राकृतिक सुंदरता के रूप में इनकी उपयोगिता है। जाहिर सी बात है कि वनस्पतियां हैं, जब वनस्पतियां हैं तो फूलेंगी, फलेंगी, पत्तियां हरी होंगी, कोई पीली होगी, कोई लाल होगी, तो इस तरह से क्या हो गया, प्राकृतिक सुंदरता। तो लगेगा कि नेचुरल पेंटिंग की गई है। तो प्राकृतिक सुंदरता को ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए किसी जगह पे घूमने गए और वहां पे वृक्ष है ही नहीं, वनस्पतियां है ही नहीं, तो आप क्या देखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर प्राकृतिक वनस्पतियां हैं तो आपको सुंदरता दिखाई देगी, प्रकृति की सुंदरता। जैसे हम लोग के सरों पे बाल है ना, तो हम लोग जैसे किसी के बाल नहीं है उससे पूछिए कि बालों की क्या कीमत होती है, तो वैसे ये प्राकृतिक वनस्पतियां पृथ्वी की हेयर के रूप में, बाल के रूप में है। और जहाँ पे बाल नहीं है उस वहां पे जाके देखिए क्या कंडीशन है। जैसे लद्दाख में चले जाइए, तो लद्दाख में क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियां पर्वतों पर नहीं है, तो वहां के पहाड़ क्या दिखते हैं, एकदम बंजर बियाबान दिखते हैं, उतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन बाकी जगह चले जाइए, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, या लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में चले जाइए जहाँ वनस्पतियां हैं, तो कितना खूबसूरत लगता है। तो ये प्राकृतिक सुंदरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। फिर क्या है, देखिए अगर वनस्पतियां हैं तो हीट वेव, जैसे हम लोग को उत्तर भारत में लू चलती है ना, उससे संरक्षित करते हैं। वनस्पतियां हैं तो वहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल की रहेंगी, आर्द्रता को कंट्रोल की रहेंगी, धरातल को क्या करती है, कवर की रहती है, या अवरोध होती है लू के प्रवाहित होने में। ठीक है, मार्ग में अवरोध का काम करती हैं। तो इससे लू का जो दुष्प्रभाव है, हीट वेव जिसको बोलते हैं, कि अब बाकी लोग लपट भी बोलते हैं इसको, वो लग जाए तो मनुष्य मर जाए, जीव जंतु समाप्त हो जाए, वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। फिर शीतलहर, ठंडी के समय में शीतलहर होती है। तो अगर वनस्पतियां हैं तो वहाँ के टेम्परेचर को, वहाँ की आर्द्रता को ये क्या करती है, थोड़ा मेंटेन रखते हैं, कंट्रोल करती है। तो इस तरह की जो ये सीजनल, एक तरह से कहा जाए कि एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, उनको ये क्या करती हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज करती है, उनका मिटिगेशन करती है। ठीक है। फिर ये क्या करती है, तापमान का नियंत्रण करती है। जाहिर सी बात है कि आप कभी कभी देखते होंगे कि जैसे कोई खेत एरिया है, खेत है, या प्राकृतिक वनस्पति या झाड़ी वाला एरिया है, वहां से आप गुजरिए तो वहां का ताप टेम्परेचर कुछ अलग होगा, और जो बिल्कुल बैरन लैंड है, बिल्कुल खाली जगह है, वहां का टेम्परेचर कुछ अलग होगा। तो वनस्पतियां क्या करती है ना, कि एयर कंडीशन का काम करती है। एयर कंडीशन का कैसे काम करती है, कि गर्मी में ये तापमान को आसपास के क्षेत्रों से कम करती है, जबकि शीतकाल में आसपास के क्षेत्रों से तापमान क्या करती है, ये थोड़ा ऊंचा रखती है। ठीक है। तो ये नेचुरल एयर कंडीशन का काम करती है, कौन, प्राकृतिक वनस्पतियां या वन जो होते हैं।
फिर ये क्या है, जलवायु परिवर्तन में बाधक होते हैं। जैसे कहा जाता है कि आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक उष्मन है। और वैश्विक उष्मन से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। तो ये प्राकृतिक वनस्पतियां ग्लोबल वार्मिंग के मार्ग को क्या करती है, बाधित करती है, या वैश्विक उष्मन को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देती है। और दूसरा, जलवायु परिवर्तन को भी ये कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। तो आज के समय में क्या कहा जा रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन है या वैश्विक उष्मन है, इस समस्या का अगर समाधान करना है तो हमें बड़े पैमाने पर क्या करना होगा, वृक्षारोपण करना होगा। हम जितना अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे उतना अधिक से अधिक क्या करेंगे, हम जलवायु परिवर्तन या वैश्विक उष्मन जैसे दुष्प्रभाव से लड़ सकेंगे। तो ये हो गया। फिर ये वनस्पतियां क्या होती है, खाद्य पदार्थों की पूर्ति करती है। जाहिर सी बात है कि आज के समय में हम लोग ने कल्टीवेशन शुरू किया है, बहुत अच्छे से खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन पहले के समय में हम क्या थे, हम आखेटक और संग्रहक थे, हंटर और गैदरर थे। ठीक है, तो उसी के माध्यम से आज भी क्या है, इन जो वन है या प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, ये हमें बहुत से खाद्य पदार्थ देती है। जैसे फल हो गई दे देती हैं, ठीक है, फिर फूल है उनको भी हम लोग यूटिलाइज कर देते हैं, फिर उनकी पत्तियां जो चारे के रूप में काम करती हैं पशुओं को। तो ये खाद्य पदार्थों की क्या है, पूर्ति करता है कौन, प्राकृतिक वनस्पतियां या वन जो है। फिर क्या है, ईंधन की पूर्ति। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ईंधन का मुख्य सोर्स क्या है, लकड़ी है या उपले हैं जो गोबर से बनते हैं। लेकिन फिर भी लकड़ी का क्या है, ईंधन का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है, या बहुत अधिक मात्रा में ईंधन की पूर्ति का सोर्स क्या है, यही वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले तत्व है, लकड़ी है। तो इसका मतलब है ना कि जो वन है ये हर रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पृथ्वी पर अगर एक चीज सोचिए कि ना हो, हम लोग मानते हैं ठीक है ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो हम लोग को लगता है कि ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा। लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन होगा, तो भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है लेकिन वनस्पतियां नहीं है, तो क्या पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होगा, नहीं होगा। फिर अगर मान लीजिए कि वनस्पतियां भी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज है कि पृथ्वी पर अगर ना हो तो जीवन इस रूप में नहीं होगा, या होगा भी तो वो अलग रूप में होगा। ठीक है, तो इस रूप में भी देखा जाए कि ये वनस्पतियां मनुष्य सहित बाकी जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर ये वनस्पतियां किसी तरह से नष्ट होती हैं तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य सहित बाकी जीव जंतुओं का अस्तित्व क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस रूप में भी हमें इन वनस्पतियों का संरक्षण करना है। अब इसके आगे जो चैप्टर है इसमें हम लोग खुद इस डिस्कस करेंगे कि समस्या क्या है, भारत की वनों की समस्या क्या है। तो समस्या क्या हो सकती है भाई, कि अत्यधिक दबाव है, वनों की कटाई है, ठीक है, अधिक से अधिक उनका वनाग्नि है, जो फायर फॉरेस्ट है वो बहुत है। फिर उनमें बीमारियां महामारियां हैं, ठीक है। फिर तस्करी है, जैसे वीरप्पन चंदन की तस्करी करता था, ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो सागौन साल की तस्करी करते हैं, ठीक है। कीमती लकड़ियों, इमारती लकड़ियों की तस्करी हो रही है, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड के विस्तार के लिए वनों को काटा जा रहा है, फैक्ट्रियों के लिए काटा जा रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन के लिए क्या करें, हम लोग बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, जो रिजर्वायर बन रहा है उसमें भी क्या हो रही है, वनस्पतियां सबमर्ज हो जा रही है। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं वनों की, ठीक है। तो ये हम लोग टॉपिक इसको डिस्कस कर लिया। अब इससे जो संबंधित क्वेश्चन है, हम लोग का मेन उद्देश्य यही होगा कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ें। तो अगले कुछ दिनों में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का एक मेन स्टडी जो होगी वो ये होगी कि स्टडी थ्रू क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव है। हालांकि ये भी इफेक्टिव है लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो हम लोग उसके हिसाब से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।